Friends, welcome to all of you in my channel Biome, a pioneer in biological sciences. Today I am going to discuss about Nobel Prize winners in the field of physiology or medicines. So please like, share and comment and stay with this video up to the last because यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेंगी जो कि नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में होंगी और बायोलॉजिकल फील्ड्स फिजियोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत सबसे पहले 1900 में हुई थी, यानी कि 120 वर्ष हो चुके हैं नोबेल प्राइज़ देते हुए और इन 120 वर्षों में 119 बार यानी कि एवरी ईयर नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स में दिए गए हैं। तो ये एक जो चेन है, इस चेन की शुरुआत मैं आप लोगों से साथ करते जा रहा हूँ कि फ्रॉम 1901 से लेकर के 2019 तक हर साल किस किस को ये अवार्ड दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स के क्षेत्र में और उनकी क्या वर्क था जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा सा नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगा और उन साइंटिस्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिलेंगी। प्राइज़ सर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले डायनामाइट का इन्वेंशन किया। डायनामाइट इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन और डायटोमिशियस अर्थ के कॉम्बिनेशन से बनाया। इनके बहुत सारे मोर देन 350 पेटेंट हैं। ये मल्टी डायमेंशनल थे। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में अच्छे अच्छे योगदान दिए। तो जो स्टार्टिंग हुई नोबेल प्राइज़ देने की वो इनके नाम से ही आधारित है, सर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। नोबेल प्राइज़ पाने वाले एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग, जिन्होंने 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला, सबसे पहला फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स के क्षेत्र में। इनका वर्क था सीरम थेरेपी पे। सीरम थेरेपी मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ और वी कैन से पैसिव इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करना। तो इनका जो वर्क था वो डिप्थीरिया के अगेंस्ट था। डिप्थीरिया के अगेंस्ट उन्होंने सीरम थेरेपी का इन्वेंशन किया कि इन्फेक्शंस को रोकने के लिए अगर हम एंटीबॉडीज़ देते हैं, जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, तो हम उन इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। या अगर किसी एनिमल की बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं तो उसमें इन्फेक्शन की जो प्रोसेस है, इन्फेक्शन की जो रेट है वो कम हो जाती है। जैसे कि हम लोग वैक्सीनेशंस के बारे में बात करते हैं कि बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ दे दी जाती हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई इन्फेक्शन होता है उस पर्टिकुलर डिजीज़ का, तो हमारे अंदर पहले से लड़ने की क्षमता है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं जो उसको मार सकेंगी। तो इनका वर्क था सीरम थेरेपी पे। दैट मीन्स सबसे पहले इन्होंने हॉर्स में डिप्थीरिया के एंटीजेंस को इंटर किया और उससे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ जो हॉर्स की बॉडी में। फिर इसको जब ह्यूमन में इंजेक्ट किया गया तो ह्यूमन की बॉडी डिप्थीरिया के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट पाई गई। दैट मीन्स एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट थी, उसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन इज़ अवॉर्डेड टू एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग फॉर देयर वर्क ऑन सीरम थेरेपी। 1902 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो सर रोनाल्ड रॉस को दिया गया। सर रोनाल्ड रॉस का जो जन्म है वो अल्मोड़ा ज़िले में हुआ, इंडिया के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था। और इनकी जो पूरी स्टडी थी वो ब्रिटिश में जाके उन्होंने कंप्लीट की। इनका वर्क था मलेरिया पे। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो मलेरिया है वो एक पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम से, जो कि मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में। तो इन्होंने उसकी पूरी लाइफ साइकिल की स्टडी की, कौन कौन से स्टेजेस मॉस्किटो में पाए जाते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस ह्यूमन में पाई जाती हैं। तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल का, या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया हैं, उसकी लाइफ साइकिल की स्टडी की कि मलेरिया कैसे होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी सर रोनाल्ड रॉस ने। तो सेकंड प्राइज़ जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स का इन 1902
वो दिया गया सर रोनाल्ड रॉस को। दोस्तों अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ थर्ड नंबर पर, यानी कि 1903 में दिया गया नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स नील्स रायबर्ग फिनसेन। नील्स रायबर्ग फिनसेन को उनके इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। उनका वर्क था लुपिस वुल्गारिस। लुपिस वुल्गारिस बैक्टीरिया जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है स्किन्स में, और उसका कैसे इम्पैक्ट कम किया जा सकता है लाइट रेडिएशंस को डाल करके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लाइट रेडिएशन का और लुपिस वुल्गारिस बैक्टीरिया का, इन दोनों का क्या रिलेशन है, कैसे हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं लाइट रेडिएशन से, यानी कि रेडिएशन थेरेपी के बारे में इन्होंने बताया। तो थर्ड जो प्राइज़ था वो गया नील्स रायबर्ग फिनसेन को इस इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए कि लाइट रेडिएशन से कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं अपने चौथे नोबेल प्राइज़ विनर की, जिनको 1904 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन का अवार्ड दिया गया, इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव ने डाइजेशन की पूरी फिजियोलॉजी की स्टडी की कि डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और उनका वर्क था डॉग के ऊपर। तो डॉग की एलिमेंट्री कैनाल में कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्या स्टेप्स हो रहे हैं, उसके बारे में पूरा इन्होंने अध्ययन किया और उसके बारे में जानकारी दी कि एलिमेंट्री कैनाल में कैसे मूवमेंट होता है, कैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती हैं, कैसे फूड आगे चलता है, कैसे हंगर पैंग्स डेवलप होते हैं कि आपको भूख लगी है अगर, तो भूख लगने के बाद कैसे मालूम चल जाता है कि अब हमारे स्टमक को फूड की आवश्यकता है। पूरा नर्वस कंट्रोल कैसे होता है कि हैंगर पैंग्स डेवलप होंगे, आपके हाइपोथैलेमस में जाएंगे, वहाँ से कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, वो आपको बताएंगे कि अब फूड लग रहा है, आपको फूड की आवश्यकता है, नीड है। ऐसे एक्सपेरिमेंट उनका था डॉग्स के ऊपर कि उन्होंने पूरा डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया कि पहले डॉग्स को फूड दिया जाता था तो डॉग्स में क्या होता था कि सलाइवा का सिक्रेशन शुरू हो जाता था। उन्होंने फूड देखा, डॉग्स में सलाइवा का सिक्रेशन शुरू होगा। एट द सेम टाइम उन्होंने बेल बजाई, तो बहुत समय तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, मोर देन वीक, कि बेल बजाया, डॉग्स को फूड दिया, डॉग्स में सलाइवा का सिक्रेशन शुरू हो गया। बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने केवल बेल बजाई, फूड नहीं दिखाया, फिर भी सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो गया। यानी कि डॉग का जो माइंड था वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल था। उसमें जैसे ही बेल बजी, डॉग्स को ये आइडेंटिफाई हुआ है कि दिस इज़ द टाइम फॉर द फूड, तो तुरंत सलाइवा का सिक्रेशन शुरू हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क था इवानो पेट्रोविच पावलोव का, जिसके लिए इनको 1904 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट है 1905 में दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ रॉबर्ट कॉच को। रॉबर्ट कॉच का इन्वेंशन बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस पे था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे। उन्होंने ये बताया कि जो डिज़ीज़ है टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। यानी कि स्पेसिफिक डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक पैथोजन। दिस इज़ कॉल्ड द कॉच पोस्टुलेट्स, कि कोई स्पेसिफिक डिजीज़ अगर है तो वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया से ही होगी या स्पेसिफिक पैथोजन से होगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर मलेरिया है तो किसी बैक्टीरिया से हो जाएगा, वो प्रोटोजोवन से ही होना है। अगर टीबी है तो बैक्टीरिया से होगी, वो वायरस से नहीं हो सकती है। तो इस तरह की उन्होंने थ्योरी दी जिसको हम कोच पोस्टुलेट्स कहते हैं। और इनके इस डायग्नोसिस के लिए कि टीबी की डिज़ीज़ के बारे में बताया उन्होंने, तो टीबी को हम कॉच इन्फेक्शन भी कहते हैं, कि टीबी के बारे में बताया रॉबर्ट कॉच ने, तो टीबी डिज़ीज़ को हम कॉच इन्फेक्शंस की भी कहते हैं। तो ये हमारे आज के 5 साइंटिस्ट जो कि नोबेल प्राइज़ विनर्स रहे हैं फ्रॉम 1901 टू 1905। दोस्तों ये चेन कंटिन्यूअस चलती रही है फ्रॉम 1901 टू 2019, और 2020 में भी अक्टूबर 5 अक्टूबर को नोबेल प्राइज़
के बारे में बताया जाएगा, कि अवॉर्ड किया जाएगा। तो इस बार देखना होगा कि 2020 का नोबेल प्राइज़ किस साइंटिस्ट को मिलता है। तो ये जो चेंज शुरू की है हमने कि 1901 से लेकर के 2020 तक का, ये 5 के स्टेप्स में आप लोगों को हम वीडियो के बारे में बताते रहेंगे कि इस फील्ड में किन किन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है और उनका क्या वर्क रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो जो हमारे इमिनेंट साइंटिस्ट रहे हैं उनके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। और जो आगे की चेन आने वाली है फ्रॉम 1906 टू ऑनवर्ड्स, वो आप लोगों को मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।